Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, and your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very important chapter, and in fact, the last lecture was the really important for this chapter. Basically, in the last lecture, I had discussed the two topics. Number one is about the unit vector, and number two, that is the resolution of the component of a vector in the mutually perpendicular direction. तो हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था एंड हमने वेक्टर के कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर कैसे रिजोल्व होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था. And then we had converted the equation which we are able to obtain in the 2 dimensions into the 3 dimension. हमने 2 dimensional के लिए जो इक्वेशन डिराइव किए थे उसको हमने फाइनली 3 dimensions के लिए भी हमने अप्लाई किया था. तो एक बार मैं आपको 5 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, रिफ्रेश करवा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या चीज एक देखा था, क्या पढ़ा था. सर हाँ बोलो सर. क्वेश्चन 19 एक मतलब कौन सा क्वेश्चन 19 रिजोल्यूशन वाला. नहीं, वो आपको एक बार वो आप YouTube वीडियो में देख लो. ऐसा एक क्वेश्चन करेगा तो आधा पौना घंटा चला जाएगा वो क्वेश्चन में. ओके सर. हाँ, तो वो क्वेश्चन में आधा पौना घंटा तो उसमें ही लगाया था ना, वो कैसे रिवाइज कर सकते हैं. तो आपको वो देख लो, YouTube में है ही पूरा, मतलब. ओके ओके सर. हाँ, बट उसका जो कंक्लूजन्स है, मैं अभी आपको जो भी हमने पढ़ा था उसके में कंक्लूजन्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. सो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो कैसे मिलेगा? तो अगर कोई वेक्टर को, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. कोई भी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको उसी की डायरेक्शन का, उसी के डायरेक्शन का आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. वो कैसे, वो हमने पढ़ा था. इसका मतलब ऐसा भी हुआ कि अगर आपको कोई वेक्टर फाइंड करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एंड उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. इफ यू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विथ इट्स यूनिट वेक्टर, यू विल गेट द वेक्टर, यू विल गेट द वेक्टर इटसेल्फ. अगर आप मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर खुद मिल जाएगा. फिर हमने ऐसा भी देखा था कि x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप है, y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप है, एंड z डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो k कैप है. हमने ये भी पढ़ा था. हम ये नहीं कह सकते हैं कि x, y एंड z डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर सेम है, ऐसे नहीं कह सकते. क्यों? बिकॉज वो तीनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, परपेंडिकुलर है. बट एक चीज कंफर्म्ड है कि ये तीनों के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, और सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 हो जाएगा. सब, हाँ, एज दे आर द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ 1. तो ये चीज हमने लास्ट टाइम पढ़े थे यूनिट वेक्टर में. एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है, वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, एंड जेड डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है. वाइस वर्सा, अगर कोई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या आएगा? वो माइनस आई कैप आएगा. नेगेटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप, एंड नेगेटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप.
मतलब देखो 3 डायमेंशन में आपको पता है कि 6 डायरेक्शन ही पॉसिबल है। आप देखो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में 6 डायरेक्शंस ओनली आर पॉसिबल। जैसे हमारे अर्थ के सरफेस की बात करते हो तो 6 डायरेक्शन है। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से 6 डायरेक्शन है अर्थ के सरफेस पे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, North, वेस्ट, south, east, अपवर्ड, west, डाउनवर्ड। upward. Perfect. North, south, east, west, upward and downward. So this whole the space around you, you can transform it into the XYZ coordinate system. So up down मतलब पॉजिटिव, अप डाउन का मतलब आपके मोबाइल के लिए अगर देखते हैं तो अप डाउन मतलब आउटवर्ड एंड इनवर्ड, तो प्लस के कैप माइनस के कैप, ईस्ट वेस्ट प्लस आई कैप माइनस आई कैप, एंड नॉर्थ साउथ प्लस जे कैप माइनस जे कैप। तो आप ये डायरेक्शन को एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि 2 या 3 डायरेक्शन के 2 और 3 डायमेंशनल के लिए 2 एंड 3 डायमेंशनल के लिए अगर डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, डायरेक्शन को आप बताना चाहते हो, तो आप ये आई कैप जे कैप के कैप का यूज कर सकते हो। एक हमने ये सीखा था। दूसरी बात हमने ये भी देखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके अगर एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन हम अगर निकाल सकते हैं, वो ए एक्स एंड ए वाई है। तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हमने ये रिजोल्यूशन निकाला था। हमने ऐसा भी प्रूव किया था कि उसके जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है वो ए कोस थीटा होता है, जहां पे थीटा क्या है तो कि भाई थीटा जो है ना वो वेक्टर का उसके एक्स डायरेक्शन एंगल है। हाँ, वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के साथ का एंगल है। दिस वन इज अ वेक्टर ए और वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है, तो उसका जो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो ए कोस थीटा होगा। एंड सिमिलरली वेक्टर का जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वैसे तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए साइन थीटा, बट आप ये वाई डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो कितना होगा सोचो तो जरा। 90 माइनस थीटा। तो ये वेक्टर का वाई डायरेक्शन का एंगल 90 माइनस थीटा है। और दूसरी बात ये है कि सपोज इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, और इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स कंपोनेंट इज ए कोस अल्फा, एंड ये जो साइन थीटा है उसको मैं क्या कोस 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ? यस। बट आई हैड अज्यूम दैट द 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो ये क्या A cos beta. मतलब अब आपको कंफ्यूजन क्या मिला कि अगर कोई वेक्टर का एक्स एक्सिस मतलब कोई भी एक्सिस के साथ एंगल सपोज के थीटा है, कोई भी एक्सिस के साथ, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। अगर कोई एक्सिस के साथ एंगल सपोज के गामा है, तो वो एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ए कोस गामा। A cos alpha. गामा। मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है तो वो कंपोनेंट हो जाएगा उसका ए इंटू दैट कोस एंगल, कोस ऑफ दैट एंगल। तो 3 डायमेंशन में अगर सोचते हैं तो अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, एंड जेड एक्सिस के साथ सपोज के एंगल गामा है, तो हम ऐसा 3 डायमेंशन में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये इक्वेशन को। 3 डायमेंशन ये है ना, ये 2D के लिए है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3D के लिए ट्रांसफॉर्म करें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया? वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप। ओके, हम ए एक्स ए वाई एंड ए जेड लिखने का ट्राई करें, और अगर हमको ऐसा दिया गया है कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा है, तो हम ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस बीटा और ए कोस गामा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? और यस सर। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास उसके कंपोनेंट आपको दिए हैं,
अगर कोई भी वेक्टर का आपके पास कंपोनेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो हाउ वुड यू एबल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? तो आपको क्या करना है कि हाँ, तो सिमिलरली ये 3 डायमेंशनल में अगर ये डायरेक्टली अप्लाई करें, देखो 3 डायमेंशनल में हमने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो 3 डायमेंशनल मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं भैया? Root of ax square plus ax square plus ay square plus ez square. वेरी गुड। एंड अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो ये तो आपको पता है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? Yes. एंगल बन रहा है उसको डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 3 डायरेक्शन मिलेगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बट अगर 2 डायमेंशन में अगर डायरेक्शन आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, tan थीटा लाना है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो कंपोनेंट है अपॉन x कंपोनेंट। दैट अगर थीटा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो थीटा को, तो tan को इस साइड ले जाना पड़ेगा। tan inverse तो ये हम लिखेंगे सही, बट इसका ay प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा। ये डेफिनेटली लिख रहे हैं हम अभी, बट इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमको क्या देगा? ये हमको वेक्टर का डायरेक्शन देगा। सर इस वे वी आर एबल टू फाइंड द डायरेक्शन। ओके सर हाँ बोलो। सर ये tan थीटा पता नहीं चला डायरेक्शन। मतलब देखो, अगर मुझे एंगल मिल जाता है, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे बोल रहे हो कि इसको डायरेक्शन क्यों बोलते होता पता नहीं चला? आपको क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला कैसे आया? हाँ, तो फॉर्मूला तो सिंपल है ना। इक्वेशन ये देखो, ए वाई एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, ए वाई अपॉन ए एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा विल गेट यू द tan थीटा। ओके सर। ये दोनों इक्वेशन है ना हमारे पास। और सर ये मतलब ये आपने जो कहा कि ये थीटा वाला मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना? नहीं, इसका फाइंड करेंगे ना हम, डायरेक्शन फाइंड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके सर। के लिए नहीं है ये डायरेक्शन वेक्टर। ये चैप्टर का नाम ही 2 डायमेंशन है। तो एवरी टाइम व्हेन यू फाइंड एनी क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ द क्वांटिटी। आपको बार बार मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना आएगा, डायरेक्शन भी फाइंड करना आएगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि tan थीटा के ऊपर से थीटा कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी उसका यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अभी उसको आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये tan इनवर्स क्या है उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। करना तो आएगा। ओके सर। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी तक जो मैंने करवाया वो आपको एक हिसाब से कर सकते हैं कि भाई लास्ट लेक्चर का मैंने कुछ रिवीजन करवाया, बिकॉज आज का जो सेशन है वो इसके बेस पे ही है। अब फ्रेंड्स, मैं ना आपको ये प्रूव करके दूंगा कि कोई भी पार्टिकल या पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, उसी को उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि भाई मैं प्रूव करूंगा कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट अभी मेरा टारगेट क्या है फ्रेंड्स? तो मेरा टारगेट अभी ये है कि आई विल प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल, मुझे ये अभी प्रूव करना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल और पॉइंट इज इक्वल्स टू इट्स कोऑर्डिनेट्स। ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P को अज्यूम कर रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। ये पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। तो मतलब क्या हुआ? ये तो आपको पता है ना कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है आपको। मतलब ये हुआ कि x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट्स है। उसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से स्टार्ट करके
ओरिजिन से स्टार्ट करके ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ तक का, वो हो जाएगा आपका x1। एक्सक्यूज मी। एंड दूसरी बात ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट करके ये जो डिस्टेंस आपका लगेगा ये हो जाएगा आपका y1। मतलब ये डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस y1 है। क्या आपको ये तो पता है ना 5,10 पॉइंट्स तो आपको कैसे निकालना है, ये 5 होगा ये 10 होगा, ये तो पता है ना आपको। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। किसी को याद है? थर्ड चैप्टर में हमने लिखा था पोजीशन वेक्टर, हमें ये चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे? सर वो पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। एकदम परफेक्ट। अगर हम वो पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करें, एंड इफ वी ड्रॉ द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, if we draw the vector from origin to that point, this will be the position vector. तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि the OP, उसको मैं वेक्टर R बोल देता हूँ, तो OP is equals to वेक्टर R। जनरली पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए, हम R सिंबल यूज करेंगे, वेक्टर R का सिंबल यूज करेंगे। तो OP is equals to वेक्टर R। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस और नो? यस। ओके, वेरी गुड। चलो मुझे ये बताओ कि सपोज कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट M कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट M कंसीडर कर रहा हूँ, तो अब मुझे सोच के बताओ, अब सोच के बताना थोड़ा कि इन अ ट्राइंगल OMP, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, वहां पे 3 वेक्टर्स है। तो माय क्वेश्चन इज टू यू दैट द एडिशन ऑफ विच 2 वेक्टर विल गेट यू द थर्ड वेक्टर? वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP इज इक्वल्स टू व्हाट? वेक्टर OP। हाँ, अब बराबर है। वेक्टर OM प्लस वेक्टर M, कैन आई से इट इज इक्वल्स टू वेक्टर OP? चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब ये वेक्टर OP तो जो है वो क्या है? वेक्टर वो तो आर। R है। अब थोड़ा सोच के बताओ कि वेक्टर OM, देखो हमको ये पता है कि अगर कोई भी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर ये 2 चीज आपके पास है तो आप वेक्टर फाइंड कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि वेक्टर OM का मैग्नीट्यूड कितना है, O से M का डिस्टेंस कितना है? x1 x1 आई कैप। x1, और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वो x डायरेक्शन के अलोंग है, उसका यूनिट वेक्टर क्या हो आई जाएगा? i भैया cap आई कैप। आई कैप। अब सोच के, आई हाँ, कैप। अब ये MP जो है MP, उसका मैग्नीट्यूड कितना है सोचो? y1 j Y1 J cap। y1 Y1 हाँ, J तो cap। ये y1, Y1 और J उसका जो cap। डायरेक्शन है वो y डायरेक्शन में है, तो इंटू j कैप होगा। जी कैप। तो फ्रेंड्स, और एक चीज, अगर कोई वेक्टर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप है, तो अगर आपको ये i कैप j कैप k कैप में नहीं लिखना है तो आप दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हो, आप इसको एज ए ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये लिखने का अल्टरनेटिंग मेथड है। तो वेक्टर ए को अगर आपको आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर आर जो पोजीशन वेक्टर है वो मुझे मिल गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अगर मुझे ऐसा नहीं लिखना है तो मैं और क्या लिख सकता हूँ? x1 y बट फ्रेंड्स, ये x1 y1 तो क्या है? डिस्टेंस, वो कोऑर्डिनेट। ये तो कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट। तो फाइनली व्हाट इज प्रूव्ड? क्या प्रूव हो गया? अगर हमको Position of कोई vector is equal to coordinate. एग्जैक्टली, तो अब हमको, अब तो जो कही तो जो अरे किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, किसी के माइक में से। करण इज देयर? ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे
ये चीज प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी पॉइंट का या किसी भी पार्टिकल का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स उसके आपको कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर ही है वो, ऐसा अज्यूम कर सकते हो। ये तो 2 डायमेंशन में हो गया। तो अगर 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3D में क्या हो जाएगा ये? एक्स वाई जेड आएगा। हाँ, फॉर dimensions I can write a position vector in this form x1 I cap plus y1 j कैप z1 k cap। क्या ये बात आपको समझ में आया? और अगर आपको ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो वो तो कॉमन, कोई भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको Roots 1 second. एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, उसका एडिशन करना है। चलो, क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. ओके Yes, sir. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला कि अगर हमको कोई भी पॉइंट के, अगर कोई भी पार्टिकल का अगर पोजीशन, कोई भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो दैट मीन्स के हमको उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। चलो, ये चीज आपको समझ में आया पूरा चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, लेट अस गेट बैक टू द थ्योरी। हम जहाँ पे अटके थे वहां पे आ जाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया था, और मैंने बोला कि अभी ये रहने दो, ये इक्वेशन नंबर 2 के बाद, इक्वेशन नंबर 3 के बाद जो है उसको रहने दो, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझाऊंगा। तो आप अभी न्यूमेरिकल्स कराने वाले। आई नो, बट मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 तक कराया था, और ये पार्ट को बाकी रखने का बोला था। बट अभी आपको ये समझ में आ गया कि पोजीशन Yes, sir. can be Yeah. expressed in the form of x I k plus Yes, y k plus sir. k cap, Yes, sir. where x, y and z are the components of the r along the x, y, z direction, and इसका मैग्नीट्यूड जो है वो x square plus y square plus z square हो। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ, जिससे आपका ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एंड यूनिट वेक्टर फाइंड करने का कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। Okay. So my first question is that vector A is equals to 2i cap minus 3j cap minus k cap. Find unit vector in the direction of vector A। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको A के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, आपको वेक्टर A दिया हुआ है, एंड व्हाट यू वांट टू फाइंड, यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज द डोर। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो एज वी नो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, कि आप, Magnitude upon vector. हाँ, वेक्टर Vector को divided by its उसके magnitude. खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मुझे सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मुझे है ना, वेक्टर ए हमको दिया हुआ है। व्हाट इज द वेक्टर ए? 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप, एंड माइनस कुछ भी नहीं है तो वो 1k कैप है। ये माइनस k कैप का मतलब 1k कैप। चलो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 14 तो कैसे मिलेगा Root फ्रेंड्स? 14. तो ये जो i का कोएफिशिएंट है उसको x कंपोनेंट बोलते हैं, j का कोएफिशिएंट है उसको y कंपोनेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे तो प्लस ही लिखना है आपको, भले ही यहाँ पे माइनस है,
बट यहाँ पे तो आपको बीच में प्लस ही लिखना है, उसका कंपोनेंट -3 होगा और उसका स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भैया हो जाएगा √14। √14। समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। अब क्या करना है आपको, वेक्टर को उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो वेक्टर जो है वो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाई √14। तो आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√14 i कैप माइनस 3/√14 j कैप माइनस 1/√14 k कैप, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√14, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/√14 कॉमा माइनस 3/√14 कॉमा माइनस 1/√14, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप। Then find magnitude of a plus b and magnitude of a minus b, मतलब दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड एंड सब्ट्रैक्शन का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस वे। ओके, आपको ये दिया हुआ है कि ए का जो है ना कंपोनेंट्स, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, राइट? एंड द वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप, राइट? अब क्या है, तो अब मुझे एक तो a प्लस बी फाइंड करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको i कैप के साथ i कैप का एडिशन होता है, j कैप के साथ j कैप का एडिशन होता है। तो अब ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b करो तो यहाँ पे i कैप में क्या होगा, -5 -5 6j कैप एंड माइनस 14k कैप। क्या ये बात में आया? 14k cap. Yes, sir. yes आर यू एबल टू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, अभी sir. तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे a प्लस बी नहीं निकालना है, मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भैया? तो वो तो कॉमन मेथड है कि जो भी कंपोनेंट आपको मिले हैं उसका क्या करना है, आपको उसका एडिशन स्क्वायर करके है। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड, अ नेगेटिव साइन विल नेवर बी अपीयर, बिकॉज कोई भी वेक्टर का कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो अगर कंपोनेंट नेगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाना चाहिए, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना है। तो चलो फ्रेंड्स, क्या आएगा आंसर? 25 प्लस 36 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 होता है। 25 प्लस 36 प्लस 257. और उसका रूट निकाल दो जो भी आ रहा है। ये 14 को क्या होगा? 196 फ्रेंड। 196. हाँ, ये 196 होगा। तो 196 प्लस 36 प्लस 25, उसका रूट निकालो, कितना आ रहा है देखो तो। 16.03 क्या आ रहा है? 16.03 ओके, सो फाइनली आंसर इज 16.03। चलो अब मुझे क्या करना है भैया? अब मुझे a माइनस बी करना है। चलो a माइनस बी करो फ्रेंड्स, तो क्या होगा? ये 2 कैप माइनस माइनस 7i कैप, तो क्या होगा? 9 9 कैप। 3j कैप माइनस 3j कैप मतलब 0j कैप। ये 0j कैप ना लिखो तो भी चलेगा भैया। एंड 5k कैप माइनस माइनस प्लस 9k कैप, तो इट विल बी गेटिंग 4k cap. it is equivalent to only a 9i cap plus 4k cap. So is it understood, friends?
Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप वही चीज कर सकते हो जो अभी हमने किया। और ये One plus प्लस जीरो का स्क्वायर बीच में आएगा, तो वो जीरो का स्क्वायर तो ना लिखो तो भी चलेगा, प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, तो रूट ऑफ लाइक दैट। 71 अरे plus 97. नहीं 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 नहीं, गंदी 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 बात। 81 plus 6 हाँ 81 प्लस 16 root 97 रूट 97 होगा, फाइन। तो ये कुछ हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.8 या समथिंग, 9.8. 9.85. हाँ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कैसे मैग्नीट्यूड निकलना है? Yes, sir. yes sir Yes. तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ अ वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0.3 i कैप प्लस 0.4 j कैप प्लस c k कैप, वेक्टर a is equals to is a unit vector, then find a c का वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है कि वेक्टर जो है ना वो यूनिट वेक्टर है और मुझे ये c का वैल्यू निकालना है। So friends, the thing is that we had already provided that this vector is a unit vector। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया? अगर ये वाकई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 हाँ, तो as it is a unit vector, its magnitude must be 1, but according to the magnitude formula, तो मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला क्या है भैया? वो तो उसके कंपोनेंट का स्क्वायर है, एंड दैट इज कम्स आउट टू बी 1। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. yes sir स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट निकल जाएगा बिकॉज दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। अब ये 0.3 का स्क्वायर है ना 0.09 है, 0.4 का स्क्वायर है ना 0.16 है, तो इसको मिला देंगे तो आपको 0.25 मिलेगा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 करो तो 0.75 आपको मिलेगा। 0.75. तो प्लस और माइनस, हाँ अब इसका रूट निकालो 0.75 का, तो रूट क्या निकलता है देखो तो 0.75 का 0.86. 0.86. 0.8 0.866. अच्छा, और ये प्लस और माइनस क्यों लिखा पता चला ना आपको? दोनों पॉसिबिलिटीज है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बात आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, Yes. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? yes, Yes, sir. तो आई होप कि अभी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एम आई राइट? yes, Yes, sir. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। तो अभी जो नेक्स्ट थ्योरी है ना वो इसी ट्रैक पे है, उसी ट्रैक पे है कि अगर कंपोनेंट दिए हैं तो आपको मैग्नीट्यूड या सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे कर सकते हो। तो 21 क्वेश्चन जो है वो उसी ट्रैक पे है। देखो 21 क्वेश्चन ऐसा है कि एनालिटिक मेथड आपको एक्सप्लेन करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो आपको दिखाना है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, दो वेक्टर कंसीडर करो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ax i k प्लस ay j k, बट वेक्टर b इक्वल्स टू bx i k प्लस by j k। चलो आपने ये कंसीडर किया, yes, sir. ओके। तो अब है ना, आप देखो अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है तो आप दोनों का एडिशन करोगे तो आई वाले कंपोनेंट साथ में आ जाएंगे, जे वाले कंपोनेंट साथ में आ जाएंगे, तो उसका एडिशन जो होगा वो इस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया है, ये रहा देखो, तो आई के साथ आई आ जाएगा। अब इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो वेक्टर आर मिला ना आपको, उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वेक्टर आर का जो एक्स कंपोनेंट है, जो आई का कोफिशिएंट है,
तो वो हो जाएगा ax प्लस bx एंड वेक्टर आर का y कंपोनेंट जो है वो ay प्लस by हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये दो वेक्टर का आप एडिशन कर सकते हो। वैसे हमने अभी जो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन लिखा है उसमें हमने वही तो किया था, उसमें हमने रिजल्टेंट वेक्टर ही तो फाइंड किया था। और रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट कितना मिलेगा, तो दोनों के x कंपोनेंट का एडिशन। रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट का कितना मिलेगा, दोनों के y कंपोनेंट का एडिशन। अभी इसी को हम 3 डायमेंशनल में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी को 3 डायमेंशन में अगर एक्सटेंड करें तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर का z कंपोनेंट भी मिल सकता है एंड दैट शुड बी फाउंड आउट टू बी rz AZ plus bz। तो इसमें कुछ है ही नहीं, वो जो हमने किया अभी, जो मेथड हमने कर रहे थे, अभी जो हमने किया वही तो है ये। और सपोज कि हमको यहाँ पे एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि कोई वेक्टर स्मॉल a इज इक्वल्स टू ये axi ay j के az के कैप है, स्मॉल b इक्वल्स टू bxi समथिंग c ऐसे दिया हो। और सपोज कि आपको कोई एक अलग सा वेक्टर है जो आपको a प्लस b माइनस सी करना है, a प्लस b माइनस सी। तो सेम वे आई कैन से, तो ये वेक्टर t का जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ax प्लस bx बट माइनस cx, बिकॉज आपने तीसरे वाले को सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। और अगर ty फाइंड करना चाहते हो तो वो क्या आ जाएगा, ay प्लस by बट माइनस cy एंड सिमिलरली tz मतलब az प्लस bz माइनस cz। तो इट इज ऑब्वियस थिंग। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. सर ये sir. theory में आ सकता है, क्या बोल रहे हो? अगर ये ये theory theory में में आता आ है तो सकता है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक वेक्टर ए लेना है, एक वेक्टर बी लेना है, फिर एक बार 2 डायमेंशन में उसको एडिशन करना है, एक बार 3 डायमेंशन में करना है, और एक आध बार आपको उसको सब सब्ट्रैक्शन कर दो और कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? सर ये कितने मार्क्स का आ सकता है? वैसे मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर करना है तो मतलब कभी कभी कुछ स्कूल वाले ये क्वेश्चन पूछते भी है, तो 2 या 3 मार्क्स में आप कर लो इसको। पर है कुछ भी नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं। आपको करना क्या है कि 2 एग्जाम्पल लेना है और बताना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, दैट शीट। और सर जो पीछे हमने 3 सम किए वो आप मतलब ये बुक में दिए हुए हैं कि आप स्क्रीनशॉट भेजोगे? इसके स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूँ मैं आपको। ओके सर। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए कि मैं जितने भी स्क्रीनशॉट देता हूँ तो उसकी अगर आपको लगे जो नहीं दिया है बुक के अंदर, तो मैंने जो नोट्स दिया उसको सिंगल साइड प्रिंट करके दिया हुआ है। उसका रीजन वही तो है कि सिंगल साइड प्रिंट करके इसीलिए मैंने दिया है कि आप उसको सामने के साइड आप उसको लिख सको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो आपके थ्योरी कंसेप्ट को समझने में ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। ओके सर। जितने भी आज तक स्क्रीनशॉट दिए हैं 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर के अंदर, तो आप एक दिन बैठ के पूरे मतलब जहां पे जिस टाइप का जरूरत हो ऐसा आप एक बार लिख दो सब जगह पे। ओके सर Yes, sir. सर ये T वेक्टर क्या है? अरे वो कोई भी XYZ ऐसा नाम दे दिया है ना, टी वेक्टर कोई भी ले सकते हैं। आपको टी नहीं लेना है तो आपको R डैश ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मतलब कोई ऐसा पूछता है कि चलो मुझे ये फाइंड करना है कि कोई वेक्टर Z ले लेता हूँ, मैं Z तो नहीं दूंगा बिकॉज Z तो XYZ में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कोई वेक्टर R डैश ले लेता हूँ। और ऐसा पूछा है कि फाइंड द R डैश इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C, तो ये वो हो गया ना, मतलब कोई भी ले सकते हैं आप मतलब आपको एक एग्जांपल समझाना है कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो आप कुछ भी, आप ऐसा भी समझा सकते हो, आप ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दो, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये सारे माइनस हो जाएंगे बीच वाले। सर मतलब ये सब्ट्रैक्शन है ना? नहीं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है ना, एक वेक्टर ऐड हो रहा है, एक सब्ट्रैक्शन। ये क्या, पहले क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन ऐसा है कि आप एल्जेब्रिक मेथड से, मतलब ये कंपोनेंट वाले मेथड से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, आपको ये समझाना है। अब आपको मतलब समझाना है कुछ भी एग्जांपल लेके, तो आपको जो मर्जी आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए a प्लस बी माइनस सी एग्जाम्पल लिया हुआ है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए a माइनस बी माइनस सी भी ले सकता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये तीनों माइनस हो जाएगा। मतलब ये हमारे हाथ में, हम क्या एग्जाम्पल ले, हमको जो लेना है वो ले सकते हैं, हमको यहाँ पे जो भी लेना है वो ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आपको जस्ट ये एक क्वेश्चन क्या है कि आपको कंपोनेंट से एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो आपको मेथड समझाना है। तो आप उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो,
और ऑन अकॉर्डिंग टू दैट आप रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट को लिख सकते हो ऐसे उसके हिसाब से। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट अभी जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो 11th में बहुत जगह पे काम आने वाला है, 12th में भी बहुत जगह पे काम आने वाला है, एंड इन द इंजीनियरिंग इन ऑल द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दिस रिजल्ट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इज गोइंग टू बी यूज्ड। सब जगह पे इसका यूज होगा ही होगा। अब मैं है ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करूंगा बाय द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मेथड के द्वारा दो वेक्टर के मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने वाला हूँ। तो एक बार क्वेश्चन समझ लो क्या है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ अ पैरेललोग्राम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम मेथड। तो अभी टारगेट क्या है हमारा? Find the magnitude and direction. हाँ, तो टारगेट ये है कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम। magnitude and direction of resultant vector by the help of पैरेललोग्राम। चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर के लिए मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ओके, अज्यूम करो कि ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है और मुझे उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो वैसे आपको ये तो पता ही होगा, कि पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों के टेल्स जो है ना उसको साथ में रखते हैं और ये जो दो वेक्टर है उसको हम पैरेललोग्राम के दो Adjacent. साइड है ऐसा बोल के ऐसा मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम के जो दूसरे साइड्स है उसको कंप्लीट करेंगे और एक डायगोनल बनाएंगे और जिस पॉइंट पे दोनों का टेल कनेक्टेड है उसी पॉइंट से जो डायगोनल पास होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा भैया? Resultant vector. उसका उन दोनों का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। ये है ना, मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ से जहां से दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया था उसी पॉइंट से एक मैं है ना एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, डायगोनल ड्रॉ करूंगा। तो ये जो डायगोनल है वो हमको पता है पहले से ही कि ये जो डायगोनल है वो क्या है भैया? वो रिजल्टेंट वेक्टर है। Vector. चलो, ये बात आपको समझ में, ये बात का आपके समझ में है, आपको ये पता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. लेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज ए। वो तो ऐसे ही भी यही बोलना होता है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो यही होता है। एंड एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अ थीटा। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में जो एंगल दिया हुआ है, ये ए एंड बी के बीच में जो एंगल है उसको मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ। ये मैंने है ना थीटा अज्यूम किया हुआ है। अब फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ
ओके चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट विल द एंगल फॉर्म्ड हियर, मुझे कोई ये बताएगा कि यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा? या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी थीटा ही एंगल फॉर्म होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes. अगर No, पैरेलल sir. लाइंस है, अगर दो पैरेलल लाइंस है तो एक ही लाइन के साथ दोनों का एंगल सेम ही होता है, वो तो आपको पता है ना भैया? Yes, sir. ओके, दो पैरेलल लाइन है तो एक ही लाइन के साथ दोनों का एंगल सेम ही होता है। ओके सो फ्रेंड्स, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूमिंग दैट इट इज अ पॉइंट एम, इसको आर बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। तो फ्रॉम अ फिगर इन ट्रायंगल PMR, चलो मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल PMR जो है उसके अंदर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? PM upon PR. PM Very good. upon PR. अब PM अपॉन PR, अब मुझे ये बताओ कि PM तो ठीक है, PM है, बट PR का वैल्यू कितना होगा? मुझे कोई बता सकता है PR का वैल्यू कितना होगा? Vector B. वेक्टर बी। देखो ट्राइगोनोमेट्री में कभी कहीं पे भी वेक्टर नहीं आता है, ट्राइगोनोमेट्री में साइड का लेंथ आता है, एंड साइड का लेंथ मतलब ऐसा हुआ कि उसका सिर्फ B. B. हाँ, तो वेक्टर बी नहीं कह सकते हैं उसको, आप बोलना Mod of. वेक्टर बी का Mod of मैग्नीट्यूड, vector B. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, या फिर अगर आप डायरेक्टली ओनली बी भी लिख सकते हो, ओनली बी। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? तो ये बात समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes. So from this we can say that the PM, in place of PM I can write बोलो PM is equals to क्या होगा? B cos theta. B cos theta। चलो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यहाँ तक सब आया? Yes, sir. यस सर। चलो सिमिलरली अब सोचते हैं तो sin थीटा क्या आता है? sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसी ट्राइंगल में sin थीटा क्या होता RM upon MR upon PR. RM अपॉन PR। है? अच्छा RM अपॉन PR, बट वंस अगेन PR के बदले क्या लिख सकते हैं आप? B मैग्नीट्यूड ऑफ B और B। B। ओके तो अब फ्रेंड्स RM को सब जगह इक्वेशन बना दो तो क्या हो B जाएगा? sin theta. B sin थीटा। B sin theta. ओके तो फ्रेंड्स अब मुझे ये बताओ कि इन द ट्राइंगल OMR, देखो ट्राइंगल OMR देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ट्राइंगल OMR में? Pythagoras apply करें. अप्लाई पाइथागोरस। चलो वेरी गुड, अप्लाई द पाइथागोरस नाउ। ये ट्राइंगल OMR अर्गम, R square is equal to R square. अच्छा अर्गम इज देयर? अर्गम, Yes, sir. अर्गम बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए मुझे? Sir, RM square equals to OM square. फिर से बोलो। RM square equals to OM. अरे sorry, RM square plus OM square. इज इक्वल्स टू व्हाट? अरे नहीं सर रुको. OR square equals to OM square plus RM square. वेरी गुड, तो ये हो जाएगा एकदम बढ़िया कि OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes, sir. इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. बट कोई मुझे ये बताएगा कि OR है क्या? वैसे ये OR क्या है? Resultant vector. देखो मैं फिर से बोलता हूँ कि इट इज नॉट द रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज द मैग्नीट्यूड वेक्टर, बिकॉज ट्राइगोनोमेट्री में कभी भी वेक्टर्स नहीं आता, वहां पे उसके मैग्नीट्यूड होता है।
तो दिस इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. अब Yes. मुझे ये बताओ कि इन प्लेस ऑफ am, इन प्लेस ऑफ om, कैन आई से op plus pm? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मुझे ये बताओ कि ये op क्या है? op A. A. Magnitude of A. मैग्नीट्यूड ऑफ a। भाई वेक्टर a ये खाली उसका साइड लेंथ है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ओनली a। एंड pm के लिए मैंने कुछ प्रूव किया है, देखो B pm cos के लिए cos theta. B cos theta. हाँ, तो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है कि इट इज अ b cos थीटा। एंड rm के लिए भी कुछ प्रूव किया है मैंने, B sin theta. b sin थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. तो फ्रेंड्स अब जो अभी ये जो स्क्वायर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है उसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर साइन B square. थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 1 होता हाँ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बाकी बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बिकम्स 1, 1. स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab. तो फ्रेंड्स ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला कि अगर कोई वेक्टर a एंड वेक्टर b का अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और आपके पास अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड आपके पास है और दोनों के बीच का एंगल आपको पता है, दोनों के बीच का आपको एंगल पता है, तो आप आराम से बहुत सिंपली आप ये फाइंड कर सकते हो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस विल बी गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब आपके पास तीन चीज होनी चाहिए। कौन सी तीन चीज? आपके पास तीन चीज होनी चाहिए। कौन से तीन चीज होनी चाहिए आपके पास? Mod of A, mod of B. हाँ, Magnitude. आपको दोनों वेक्टर थीटा. जिन दोनों का एडिशन हो रहा है उन दोनों का आपके पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो एंड रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। चलो मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, मिल भी गया, बट अब मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। चलो अब मुझे ये बताएगा कोई कि डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं Theta. हाँ थीटा, थीटा। यहाँ पे थीटा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, बट अगर ये मैं अल्फा फाइंड कर दूं, अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस, ये सपोज कि इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, या रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल फाइंड कर दूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगा? अगर मैं ये अल्फा फाइंड कर दूं अल्फा, तो मुझे क्या, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे क्या Direction. उसका डायरेक्शन मिल गया। यहाँ पे डायरेक्शनल एंगल अल्फा है, थीटा नहीं है। थीटा तो क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है जो एंगल वो अल्फा है। थीटा तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अगर मुझे वेक्टर आर का रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है तो मुझे अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। वो आप आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ऐसे, इन ट्राइंगल ओपीआर, द ट्राइंगल ओपीआर। तो ट्राइंगल ओपीआर आपने देखा और उसके अंदर क्या करोगे, आपको tan अल्फा करोगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स? B sin theta. नहीं ऐसा नहीं, आप पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अरे भैया, अरे बापू, Opposite अपन है। अरे भाई आप ट्राइंगल आप इतना क्यों सोचते हो? आप जस्ट ट्राइंगल को देखो ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा भैया? RM upon OM.
हाँ RM अपॉन OM होगा। चलो ये समझ में आया। अब क्या है कि OM के बदले में क्या लिख सकता हूँ इन प्लेस ऑफ OM? magnitude of A plus B Can I cos say OP plus PM? Yes. In place of OM, can I say OP plus PM? Yes, sir. तो अब ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो RM अपॉन OP प्लस PM। अब RM क्या है? B sin B theta. sin A theta. plus B cos theta. B sin थीटा। और OP क्या है भैया? OP A plus B cos Mod A. मोड है, मतलब A, एंड PM तो B cos थीटा है। Cos theta. theta. तो फ्रेंड्स वंस अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अगर आपके पास तीन चीज है, कौन कौन से तीन चीज? अगर आपके पास A है, B है, एंड अगर आपके पास थीटा है, ये तीन चीज अगर आपके पास है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके tan अल्फा फाइंड कर सकते हो। और अगर tan अल्फा आपको मिल गया तो उसके ऊपर से आपको अल्फा भी मिल सकता है, मतलब आपको डायरेक्शन मिल सकता है। सर हमने ये इन ट्रायंगल OPR लिया है, तो बाद में वहाँ पे RM और OM कहाँ से आया? The triangle OMR नहीं है? हाँ सर वही पता नहीं चला कब का OP है। क्या बोल रहे हो? देखो ट्रायंगल ORM देखा आपने? सर आपने बदल दिया। नहीं आप देखो, अब ध्यान से देखो, आप बराबर पढ़ नहीं सकते। देखो मत करा। so is that clear to you now? Yes, यस sir. सर। Yes. ORM, तो ORM देखना है आपको, तो उसमें हो जाएगा RM अपॉन OM। अब बराबर है। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो वापस से मैं ऐसा बोलता हूँ वैसे, ओके गुड। तो वापस से मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपके पास तीन चीज है, अगर आपके पास A का मैग्नीट्यूड है, B का मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच का एंगल है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। और सिमिलरली हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का सब्ट्रैक्शन है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है आपको सब्ट्रैक्शन का, तो यही फॉर्मूला आएगा, थोड़ा फर्क आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस Minus of 2AB cos theta. where theta is the angle between the vector A and vector B once again। एंड डायरेक्शन के लिए आपको मिलेगा विदाउट प्रूफ, हम उसको प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा B sin थीटा अपॉन A minus sin थीटा अपॉन A माइनस B थीटा। cos. क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? Yes, sir. सर Yes हाँ बोलो। सर ये Yes, कितने एग्जैक्टली कितने मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 और 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है। और 3 और 2 या 3 मार्क्स में है तो भी सारा का सारा ही लिखना है? हाँ करना पड़ेगा प्रोबेबली ये। ऐसे तो आपको वो जो पेपर सेटर जो होता है वो समझ के ही पेपर निकालता है। ओके तो 3 या 4 मार्क्स में अंदर आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसका। ओके सर। बट मेन चीज ये है, तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, बट मेन चीज ये है कि आपको उसके रिजल्ट भी याद रखने हैं, बिकॉज वो अभी 11th के स्टैंडर्ड के अंदर, 12th स्टैंडर्ड के अंदर, एंड JEE नीट के अंदर, एंड इंजीनियरिंग जब आपका खत्म नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट आपका यूज होगा। मतलब आपको 4 रिजल्ट याद रखना है, 2 वेक्टर का एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायरेक्शन, 2 वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. yes sir। तो अब क्वेश्चन इज दैट कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है वो बताओ। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकली। ये देखो अभी तो हमने यहाँ पे चैप्टर कौन सा चल रहा है, मुझे ये बताओ। मोशन इन प्लेन। तो चैप्टर तो चल रहा है मोशन in plane. मोशन इन अ प्लेन, बट dimension। यहाँ पे अभी लास्ट 3 लेक्चर के अंदर, लास्ट 3 लेक्चर से हम मोशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लास्ट 3 लेक्चर से मोशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वेक्टर अलजेब्रा आपका क्लियर है तो उसके बाद हम कुछ मोशन में जा सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वेक्टर अलजेब्रा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये वेक्टर का ये सारा चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो आपको अभी एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तो उसके ऊपर से आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा।
बट अभी ये थ्योरी तो समझ में आया ना आपको? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अभी देखो मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से कैसे ये हमारे मोशन के साथ कैसे लिंक होता है। ये जो मैंने अभी तो जो आपको सिखाया वो मोशन के साथ कैसे लिंक होता है वो अभी अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इज दैट टू फोर्सेस 100 न्यूटन and 60 Newton are acting at angle 60 degree on an object of mass 5 kg. Find its acceleration if object is initially at the rest. Find distance traveled by it. Distance traveled by it in 5 सेकेंड। चलो ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहा है और वो जो दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो मुझे यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। उसका एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं तो फोर्स है ना वो इट इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो आपको उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। आप स्केलर हिसाब से उसका एडिशन नहीं कर सकते। पहली बात, यू कैनॉट ऐड द फोर्सेस डायरेक्टली बिकॉज दे आर इट इज नॉट द स्केलर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है? तो वो ऐसे मिलता है कि f1 r1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। चलो, तो अभी आपको समझ में आया ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? यस सर। यू कैनॉट से दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज 100 प्लस 60 मतलब 160 न्यूटन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि रिजल्टेंट वेक्टर 160 न्यूटन, इट इज अ रॉन्ग थिंग। आपको यही करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 60 एंड इंटू हो जाएगा कोस 60 डिग्री। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया? अरे अरे cos 60 कैसे ले लिया वो पता नहीं। अरे ले लिया नहीं, दिया है इसलिए लिया मैंने। हाँ पता चल गया। लिया नहीं है, दिया है। देखो फ्रेंड, लेने से अच्छा देना है। आया बात समझ में? यस सर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6000 कोस 60 क्या होता है? 1/2। 1/2. 1/2 तो 1/2 गेट कैंसल्ड। तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600। तो इट विल कम्स आउट टू बी 19,600। तो क्या ये बात समझ में आया? यस सर। और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको 140 मिल जाएगा। तो सर 1/2 कैसे कैंसिल हुआ? क्या बोल रहे हो? सर ये आपने कहा 1/2 तो वो कैसे हुआ? अरे क्या बोल रहे हो आप? मतलब सर आपने कहा ना 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अरे 1/2 एंड 2 कैंसल। अच्छा यस।
मल्टीप्लीकेशन में 2 है और 1/2 है तो कैंसिल नहीं हो सकता क्या? यस सर। तो बाकी बचेगा 6000, 10,000, 6,000, 3,600, तो वो 19,600 हो जाएगा। यस सर। इज इट ओके? यस सर। और 196 का रूट 14 होता है तो ये हो जाएगा 140। इज इट ओके नाउ? यस सर। Yes, sir. अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, द रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ना वो मास इनटू द एक्सेलरेशन होता है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू द मास इनटू द एक्सेलरेशन। सो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना मिला भैया? 140। अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेगा? वो रिजल्टेंट फोर्स 160 लिखेगा, 140 नहीं लिखेगा, बिकॉज इसको तो क्या दिखाई देगा? एक 100 है और दूसरा 60 है, तो उसको तो रिजल्टेंट फोर्स कितना दिखाई देगा? 160 दिखाई देगा। बट ऐसा नहीं चलेगा ना भैया, ये फोर्स थोड़ी ना स्केलर है, फोर्स स्केलर है ही नहीं, फोर्स तो वेक्टर है। तो वो वेक्टर के रूल को फॉलो करेगा, वो स्केलर के रूल को फॉलो नहीं करेगा। और वेक्टर का रूल अभी मैंने डिजाइन किया, अभी मैंने डिराइव किया। और मास जो दिया हुआ है वो क्या है? वो है 5 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आया? मुझे क्या फाइंड करना है? यस सर। मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देखो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन जो है वो 28 है, एंड टाइम कितने टाइम के बाद पूछा हुआ है? 5 सेकंड के बाद। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 20 का। तो अब करो तो ये 25 मतलब ये हो जाएगा 25 इंटू 14, 25 इंटू 14, 350 25 इंटू 14 हो जाएगा 350 25 इंटू 4, 350 हाँ तो ये हो जाएगा 350 परफेक्ट मीटर। मीटर। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चला ये मोशन के अंदर कैसे काम आता है ये सारे फॉर्मूलाज। यस सर। यस अभी आपको पता चला ये वेक्टर हम अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज फ्यूचर में कहीं ना कहीं Yes, sir. किसी हिसाब से, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी हिसाब से उसका यूज होने वाला है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट वाला पता नहीं चला, ये जो लास्ट फॉर्मूला आपने करी ना। कौन बोल रहा है? करण सर। करण, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि व्हाई डोंट यू गो थ्रू द थर्ड चैप्टर। आपको उसको वीडियो कब देखोगे आप उसको? नहीं सर वो बैकअप चल रहा है। अच्छा बैकअप चल रहा है ना, ओके। कहाँ पे पहुंचे आप? चैप्टर 2 40-50% कंप्लीट। अच्छा ध्वनित इज दैट, ध्वनित आज बैठा है यहाँ पे, ध्वनित है यहाँ पे? अच्छा दर्शिल इज दैट, दर्शिल? यस सर। दर्शिल अभी आपका बैकअप करना है तो मैं चैप्टर सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ चैप्टर 2 एंड 3 का आपका बैकअप लेक्चर में अरेंज करूंगा। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे ऐसे है कि जो सब आपको शायद समझ में ना आए। तो करण एंड दर्शिल, these are the formula you will learn in the third chapter for the motion with the constant acceleration। ये यस सर। ये फॉर्मूला वैसे ये 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो ये फॉर्मूला। यस सर। वैसे ये फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में भी आपके आ रहा था। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा एट दैट टाइम। तो अभी आपको इसको टेक इट फॉर द ग्रांटेड करना पड़ेगा आपको। मतलब अभी ऐसा सोच लेना है कि भाई ये कभी ना आ जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो एट दैट टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर मतलब ये वैल्यूज कहाँ से आए वो सिर्फ पता नहीं चला। क्या वैल्यूज कहाँ से आया? मतलब कौन सा वैल्यू कहाँ से आया? लास्ट लास्ट फॉर्मूला। नहीं नहीं ये देखो, मैंने क्वेश्चन में दिखा, क्वेश्चन पढ़ा ना कि नहीं पढ़ा आपने? इनिशियली एट द रेस्ट का मतलब क्या हुआ? वी नॉट जीरो। इनिशियल वेलोसिटी 0। जीरो है। अच्छा अब एक्सेलरेशन तो हमको मिला 28, अभी यहाँ पे मिला देखो। यस सर। और टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकंड। अच्छा हाँ सर स्क्वायर है। ओके सर। हाँ उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके सर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पता चल गया होगा कि हमने ये जो वेक्टर कैलकुलस जो किया, हमने ये जो वेक्टर अलजेब्रा जो पढ़ा वो ऐसा ही नहीं पढ़ा है, वो फिजिक्स के अंदर फ्यूचर में काम आने वाला है, इसलिए हमने पढ़ा है और बहुत काम आएगा। बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज है।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला और उसका यूज कैसे होता है वो मैंने आपको अभी दिखाया। तो अभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये चीज खत्म हुई, यहाँ पे ये चीज खत्म हुई। कौन सा चीज खत्म हुई? वेक्टर। हाँ वेक्टर। अब चैप्टर तो वेक्टर अभी कौन सा टॉपिक है देखो, मोशन इन प्लेन। मतलब चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ। समझ में आया आपको? हमारा जो यस सर। थी वो अभी स्टार्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन पहले हम पोजीशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ऊपर से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। मतलब अभी जो हमारा जो सीक्वेंस है वो कौन से चैप्टर के हिसाब से है? थर्ड चैप्टर। हाँ Third वो chapter. अभी हमारा जो Third सीक्वेंस chapter. है, हाँ वो थर्ड चैप्टर के हिसाब से है। वेक्टर एल्जेब्रे का पार्ट जो है वो खत्म हुआ। अब जो चैप्टर है वो पूरा, मतलब कुछ अभी जो कुछ पार्ट्स है चैप्टर का वो पूरा थर्ड चैप्टर के सीक्वेंस में है, थर्ड चैप्टर के इसी कंपेटिबल है, उसी हिसाब से है। अभी हम पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पोजीशन क्या होती है। तो वो मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको अभी आज ही मैंने डिस्कस किया था कि भाई कोई भी क्लास चल किसी की आवाज आ रही है। मैंने आज ही समझाया कि कोई भी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट, वही उसी को हम क्या बोल सकते हैं? उसका पोजीशन में। उसका पोजीशन बोल सकते हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है वो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर दिस इज द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब वो जो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है वो पाथ। तो यहाँ पे इनिशियली द पार्टिकल इज एट द पॉइंट P, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। और थोड़े टाइम के बाद वो पार्टिकल है ना Q पे पहुंचता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो x2, y2 है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ओरिजिन को P के साथ कनेक्ट करता हूँ, ओरिजिन को मैं P के साथ अगर कनेक्ट करता हूँ तो कोई मुझे बताएगा ये मुझे क्या मिल गया? P का पोजीशन वेक्टर। हाँ तो कहना वेक्टर OP इज इक्वल्स टू वेक्टर R। पोजीशन वेक्टर को जनरली R से डिनोट करना होता है। तो वेक्टर OP इज इक्वल्स टू वेक्टर R and that is equals to, can I say, x1 I cap plus y1 j cap। यस सर। अब ये कहाँ से आया? तो हमने प्रूव कर दिया है भैया कि कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो उसी का कोऑर्डिनेट्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स को ही हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ही हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। चलो ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? और ये जो आर्टिकल T1 टाइम पे था, यहाँ पे T1 टाइम पे था। So this is the position vector of a particle at a T1 time। अब T2 टाइम पे वो Q पे पहुंच गया है। तो वेक्टर OQ जो है वो क्या है? That is once again it is a position vector। तो वेक्टर OQ जो है वो भी पोजीशन वेक्टर ही है, बट वैसे मैंने प्रूव कर दिया है कि पोजीशन वेक्टर ही क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये हो जाएगा x2 I cap प्लस y2 j cap। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस। अब अगर मैं ये P से Q को मिला देता हूँ, इनिशियल एंड फाइनल, तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। उसका सिंबल मैं डेल्टा R अज्यूम कर रहा हूँ, डेल्टा R। अब मुझे ये ट्राइंगल देख के बताओ कि कौन से दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर है? OP plus PQ is equal to OQ। बोलो, फिर से बोलो।
OP स्क्वायर पे प्लस PQ स्क्वायर। अरे स्क्वायर कहाँ पे होगा भैया, ये पाइथागोरस थोड़ी ना है, ये वेक्टर है, वेक्टर का मैं बता रहा हूँ। कौन से दो वेक्टर? OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू OQ। तो वेक्टर OP क्या है? वो तो R1 है। Q क्या है? वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R है। और वेक्टर OQ क्या है? वो R2 है। तो अब ये प्रूव हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। तो वो तो कॉमन सेंस भी हमारी यही बता रही है ना, हमारी कॉमन सेंस तो भी हमको वही बता रही है कि अगर आपको ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही करना होता है। तो कॉमन सेंस के साथ अलजेब्रा कंपैटिबल है, कॉमन सेंस के साथ ये कंपैटिबल है कि भाई अगर ऑब्वियसली आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही करनी पड़ेगी। वो यहाँ पे इक्वेशन में भी वही आ रहा है, देखो। तो इक्वेशन हमारे लॉजिक, हमारे कॉमन सेंस के साथ मैच हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यस। तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब यहाँ पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये हो जाएगा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। इसको डेल्टा x बोल सकते हैं, इसको डेल्टा। तो फाइनली वी कम टू कंक्लूड दैट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले मैंने पोजीशन वेक्टर समझाया आपको, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया। अब मुझे क्या करना है पता है आपको? अब मुझे फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो कोई मुझे बताएगा एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगा? नहीं भैया, बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नो नहीं चलेगा। चलो बताओ एवरेज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का। अपॉन टाइम। हाँ, तो वो तो पता ही है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी का ये सिंबल है, ये एंगुलर ब्रैकेट का मतलब एवरेज। ये एंगुलर ब्रैकेट जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एवरेज है। और वो आपको पता है कि उसका सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा है कि अपॉन टाइम इंटरवल फॉर दैट। यहाँ पे भैया जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी मैंने प्रूव करके दिया। वो मैंने क्या प्रूव करके दिया? तो डेल्टा आर प्रूव करके दिया। और टाइम इंटरवल मतलब T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 के बदले डेल्टा टी लिख दो तो चलेगा। यस सर। यस सर। ये जो फॉर्मूला है, तो डेल्टा आर के, हमको डेल्टा आर के बदले में क्या लिख सकता हूँ? इन प्लेस ऑफ डेल्टा आर आई कैन राइट डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के अपॉन डेल्टा टी। तो ये फ्रेंड्स मुझे मिल गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो ये मुझे मिल गया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और ये एवरेज वेलोसिटी का x जो कंपोनेंट है वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी है, एंड एवरेज वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है ना, ये जो हाँ। एवरेज, हाँ वेरी गुड। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई मुझे बताएगा उसका डायरेक्शन कौन सा है? तो उसके फॉर्मूला से हिसाब से आप सोच सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वेक्टर है, अब टाइम तो स्केलर है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? इट इज वेक्टर आर का डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, एग्जैक्टली, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो
इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो क्या आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में Yes, sir. डायरेक्शन। बट फ्रेंड्स आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि आपको पूरे इंटरवल का आपको मिलता है एवरेज, बट आपको अलग अलग इंस्टेंस पे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? Instantaneous तो velocity. वो आपको ये भी पता है कि आप क्या करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। Differentiation. Delta. डिफरेंशिएशन के आगे एक स्टेप, डिफरेंशिएशन के आगे एक चीज आपको मेंशन करना था। क्या मेंशन करना था? Yes upon dt. लिमिट डेल्टा Limit Exactly, delta t exactly. tends to 0. अगर Tends to आप zero. ये एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल लेते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो चीज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, वो चीज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसी हिसाब से हम एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसी ट्रैक पे। तो अब जो पार्ट है ना, वो तो आपको एकदम इजीली आपको पता ही चल जाएगा भाई यही करना है, वो आपको पता ही है, मतलब उसी टाइप का। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको पता है, इजी गोइंग है, वो आपने ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में किया हुआ है। बट डिफरेंस ये है कि थर्ड चैप्टर में हमने वो स्केलर फॉर्म में किया था, अब हमको उसी चीज को हमको अभी Vector form में. वेक्टर फॉर्म में करना है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो तो इसमें इंटीग्रेशन आएगा? हाँ, इसमें भी आएगा इंटीग्रेशन सेम वे, बट वही जो थर्ड चैप्टर में हम कर रहे थे वही करना है आपको। वो तो कंसेप्ट रहेगा ही ना भैया। अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, बट अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा ना। तो वो कंसेप्ट तो वही का वही रहने वाला है, उसमें क्या थोड़ी चेंज होगा कुछ? मेथड चेंज होगी कि वही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही का वही, सब कुछ वही, ओके सर। सब कुछ वही। तो फ्रेंड्स अभी मेरा जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब दूसरी बात, कल मुझे लेक्चर रखना है ये JEE का, तो कल क्या मैं JEE के लिए ये टाइम रख सकता हूँ 1 to 2:30? यस सर। Yes, sir. yes sir. No, sir. बोलो क्या है आपका? Sir, 1 to 2:30 एक मैथ्स का लेक्चर है. 1 to 2:30 मैथ्स का लेक्चर है? एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या? नहीं, रेगुलर है मेरा. कौन सा रेगुलर, कौन सा सर का ये लेक्चर का टाइम होता है? हार्दिक गांधी सर. अच्छा, तो 1 to 2:30 का आपका मैथ्स का लेक्चर है, ओके। तो अभी एक काम करते हैं, 2:30 को रख दो। 2:30 to 4 रख सकते हैं क्या JEE नीट के लिए? No sir, 3 o'clock को केमिस्ट्री का लेक्चर है. ओके, अच्छा कल स्कूल तो चालू है ना? कि स्कूल चालू है कल क्या? चालू है सर, चालू। Yes sir. चालू है सर। नो रख सकते हैं, केमिस्ट्री की एग्जाम होती है रात को सेम टाइम। अच्छा, तो भैया क्या करेंगे? 5 o'clock के बाद ले लेना कुछ. अच्छा 5 to 6:30? सर वो भी नहीं पाएगा सर। No, sir. No, sir. 6:30 फ्राइडे पाएगा सर, फ्राइडे नेक्स्ट। अरे फ्राइडे तो बहुत लेट हो जाएगा। 6:30 to 8? सर नहीं पाएगा सर, मैथ्स का लेक्चर होता है। अच्छा, हार्दिक गांधी का लेक्चर कौन कौन से डे पे होता है? Monday and Thursday. अच्छा, मतलब वेडनेसडे नहीं होता ना? वेडनेसडे होता है नहीं होता है? नहीं होता है. तो क्या मेरा जो JEE का आज का लेक्चर मिस हुआ वो वेडनेसडे को अरेंज कर सकता हूँ मैं? वेडनेसडे 1 to 2:30 यस No, सर। Yes, sir. चलेगा? नो सर, मैथ्स का लेक्चर होता है सर. मैथ्स का लेक्चर है 1:30 to 3:30. इसका लेक्चर है? चिराग सर. अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? वेडनेसडे रात को 8 o'clock? सर एग्जाम होती है सर. 8 to 9 चलेगा सर. 9 to 10:30 तक एग्जाम होती है.
अच्छा तो 7:30 to 9 कर देते हैं। हाँ चलेगा। मेरा मैथ्स का लेक्चर होता है सर। इसका मेरा सर आशीष सर का 7 to 8। 7 to 8 होता है एक्स्ट्रा लेक्चर। वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, वेडनेसडे।